नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रों को सीएम का बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का ब्यौरा होगा तैयार। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार ये ब्यौरा तैयार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है यूराइज की अहम बैठक। यूराइज सॉफ्टवेयर पर होगा प्रत्येक छात्र के प्रवेश को लेकर रोजगार पाने तक का ब्यौरा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। ये सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प करेगी सरकार। शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार आज देगी 200 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत यह धनराशि दे दी जा चुकी है। आपको बता दें कि सरकारी जो संस्थान है वहां पर 200 करोड़ रुपए पहले भी दे चुकी है योगी सरकार। यूराइज सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध होगा ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी कर सकेगा इसका उपयोग। मेधावी और आर्थिक छात्रों को मिलेगी इससे सहायता। रोजगार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा 20 लाख छात्रों का डेटा। कंपनियों को छात्रों को हायर करने में मदद मिलेगी। यूराइज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा पूरा छात्र चक्र। ऐसे में छात्रों के प्रवेश से लेकर 17% से रोजगार मिलने तक का पूरा ब्यौरा होगा। दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन कार्यक्रम 2017 में हुआ था प्रारंभ। एकेटीयू के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें संबद्ध रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यहां के छात्रों को दिया है। छात्रों के प्रवेश से लेकर 17% रोजगार मिलने तक पूरा ब्यौरा इसमें होगा। 20 लाख छात्रों का ब्यौरा इसमें होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तौर पर ये सब कुछ संचालित होगा, उनके नाम पर सब कुछ संचालित होगा। योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार शुरू हो चुका है और 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी सरकार। इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम का ये तोहफा है। यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का ब्यौरा तैयार होगा। 20 लाख छात्रों का ये पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है यूराइज की अहम बैठक और यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा हुआ करेगा। तो ऐसे में एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन कार्यक्रम 2017 में यह प्रारंभ हुआ था। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला यूपी एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा बदलाव किया गया। सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले भी दे चुकी है योगी सरकार और 200 करोड़ रुपए की राशि और जारी कर रही है। तो ऐसे में यूराइज सॉफ्टवेयर पर ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी होगी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं पर भी इसका उपयोग कर पाएगा। मेधावी और आर्थिक छात्रों को इससे काफी मदद मिलने जा रही है। तो कंपनीज को छात्रों को हायर करने में भी मदद मिलेगी। इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पढ़ाई के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। यूराइज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर में छात्रों का पूरा ब्यौरा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक छात्र जो कि टेक्निकल या फिर बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है उसका पूरा ब्यौरा इसमें मिलेगा। लगभग अंदाजन है कि 20 लाख छात्रों का ब्यौरा इसमें होगा। एकेटीयू के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इससे संबद्ध हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मिशन रोजगार शुरू किया है और मिशन रोजगार के तहत ही ये एक नया प्रयोग ये होगा, एक नया बदलाव होगा जो आने वाले समय में टेक्निकल एंड बिजनेस एजुकेशन को लेकर एक बड़ा कदम होगा। सरकारी भी ये जुड़ चुके हैं, वोकेशनल के, स्किल के, पॉलिटेक्निक के, और आज वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। सर, आपकी अनुमति से मैं एक छोटा सा फिल्म जो इस पूरे पोर्टल का जो हाईलाइट्स है, विशेषताएं हैं, उसको प्रस्तुत कर देगा और उसके बाद से एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन पीसी करेंगे। उसके बाद मंच सवाल और फिर एक और सवाल। ऐसा लगता है कि छात्र जीवन से सवालों का रिश्ता अटूट है। न जाने कितने ही सवाल इन युवाओं के मन में अपना बसेरा बना लेते हैं। ऐसे में अपने छात्रों के मन में आने वाले इन सवालों को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूराइज नामक एक नए प्लेटफॉर्म को प्रस्तुत किया है। डिजिटल इंडिया को मूर्त रूप देने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
यूराइस पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े सभी संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों और रोजगार देने वाली संस्थाओं को एक मंच पर लेकर आएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक और पहल है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जिससे हमारे युवा और भी सशक्त और काबिल बन सकेंगे। यूराइस, यूनिफाइड री-इमेजिंग इनोवेशन स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ये ऑनलाइन पोर्टल एकीकृत पुनर्कल्पित नवीनता के विचार पर आधारित है, जिसका लक्ष्य छात्रों का सशक्तिकरण करना है, ताकि छात्रों को पढ़ने और सीखने के लिए किसी निर्धारित समय या जगह की आवश्यकता न पड़े। वो किसी भी जगह से किसी भी वक्त ज्ञान हासिल कर सके। यूराइस प्लेटफॉर्म का विकास एकेटीयू द्वारा तीनों निदेशालयों की सहभागिता से और अपने संसाधनों से विकसित किया जा रहा है। यूराइस की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार कौशल, व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा से जुड़े सभी छात्रों को हर प्रकार की सेवाएं 24/7 ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का भरोसा देता है। छात्र जो कौशल विकास, आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाते हैं, उनके लिए प्रेरणादायक विकल्प स्नातक बनने का रहेगा। यही सोच और उद्देश्य एनएसक्यूएफ का भी है, जो कक्षा 5 से लेकर पीएचडी के स्तर तक छात्रों को एक निरंतरता में अवधारित करता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ हम एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करने के साथ ही 2017 में उत्तर प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन की दिशा से दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था, उसके दूसरे चरण के इस अभियान के साथ हम जुड़ रहे हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के नवीन कार्यों का भी शुभारंभ कर रहे हैं। मैं विभाग को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इसे लागू किया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह भारत जैसे देश में आज़ादी के बाद शिक्षा क्षेत्र के सुधार का एक बहुत बड़ा अभियान है। यह हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि अधिकाधिक छात्र छात्राओं को व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम और एक ये बनने जा रहा है। यूराइस पोर्टल प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के साथ ही उनके जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिसमें छात्र के जीवन चक्र को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस बात को स्वयं भी सोचता था। हम वर्तमान में कुछ फर्जी शिक्षकों के एक बहुत बड़े कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ये तकनीक से ही संभव हो पाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम आवास के लिए आवेदन की एलडीए ने डेट बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के फॉर्म भरने की तारीख एलडीए ने बढ़ा दी है।
अब लोग 31 अक्टूबर तक मकानों के लिए आवेदन कर सकेंगे। शारदा नगर विस्तार और वसंत कुंज योजना में कर सकेंगे आवेदन। लखनऊ से यह खबर है। योजना के 4512 मकानों के लिए एलडीए ने खोल रखा है पंजीकरण। दोनों जगहों पर बनाए जा रहे हैं कुल 2256 मकान। करीब 1.5 महीने पहले खोली गई थी इनके लिए बुकिंग। अभी तक करीब 3300 मकानों के लिए ही बुकिंग हो पाई है। तो ऐसे में योजना के 4512 मकानों के लिए एलडीए ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया हुआ है और दोनों जगहों पर कुल मिलाकर 2256 मकान बनाए हैं। करीब 1.5 महीने पहले खोली गई थी इसके लिए बुकिंग, और अब बुकिंग की जो डेट है वो और बढ़ा दी गई है। अभी तक करीब 3300 मकानों के लिए ही बुकिंग हो पाई है। तो 4512 मकान यहां पर हैं और 3300 की ही बुकिंग अभी तक हुई है। यही वजह है कि 31 अक्टूबर तक मकानों के लिए जो ओपन रजिस्ट्रेशन है वो खोल दिए गए हैं। तो फिलहाल अब लोग 31 अक्टूबर तक मकानों के लिए आवेदन कर पाएंगे। शारदा नगर विस्तार और वसंत कुंज योजना के अंदर आवेदन कर सकेंगे। योजना के 4512 मकानों के लिए एलडीए ने खोल रखा है पंजीकरण। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, लगभग 4512 मकान हैं जिसमें से 3300 का रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है, यानी कि अभी भी मकान बचे हुए हैं। यही वजह है कि 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिया गया है। प्रोसेस क्या है इसको रजिस्टर करने का? इसके अलावा क्या कुछ जानकारी इस से जुड़ी हुई है भाई अभी हमारे पास? देखिए, एक केंद्र सरकार की योजना है खासकर जो गरीबों को मकान देने की, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी सहभागी है और इसमें बड़े पैमाने पर मकान बनाए जा रहे हैं ताकि गरीबों को मकान जो है उपलब्ध कराया जा सके। जिसमें सब्सिडी भी मिलती है एक बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से। और इसके लिए एलडीए ने जो आवेदन है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवेदन नहीं कर पाए और पूरी प्रक्रिया जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पोर्टल से ही जो इसका आवेदन होता है एलडीए को। इसीलिए जो है लगभग 4500 से ज्यादा मकान है। इसीलिए एलडीए ने जो आवेदन बढ़ा दिया कि अभी भी जो 1200-1300 मकान बचे हुए हैं वो लोग उस पर आवेदन कर सके। और इसी चूंकि जो लखनऊ की शारदा नगर विस्तार योजना है, इसके बाद वसंत कुंज है, वहां पर ये मकान बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है आवेदन लोग 31 अक्टूबर तक करके इसके लिए उनको ये राहत प्रदान की गई है। 1 महीने और बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की लोगों को आवास सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने की। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पीएम आवास योजना के तहत यहां पर मकान दिए जा रहे हैं और उसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे में अब 31 अक्टूबर तक तारीख बढ़ा दी गई है कि इसके रजिस्ट्रेशन किए जाएं। अभी तक करीब 3300 मकानों के लिए ही बुकिंग हो पाई है, जबकि 4512 मकान बनाए गए हैं। तो ऐसे में अभी खाली पड़े मकानों की बुकिंग के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ा दिया गया है। तारीख बढ़ा दी गई है, डेट अब 31 अक्टूबर तक है, यानी कि 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग के आवासों पर अवैध कब्जा किया गया। अवैध कब्जों पर चला सीएमओ यशपाल का डंडा। सीएमओ ने अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए निर्देश दे दिए हैं। विकासखंड बसौली परिसर में बने हुए हैं। विसौली परिसर के अंदर आवास बने हुए हैं। आवासों पर रिटायरमेंट के बाद सालों से कब्जा जमाए हुए हैं कर्मचारी। सीएमओ बदायूं ने 7 दिन के अंदर आवास खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए तहसीलदार की टीम को हिदायत दी गई। खाली नहीं हुए आवास तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और सीएमओ बदायूं अब सख्त हो गए हैं। इन आवासों को खाली कराने के लिए 7 दिन का निर्देश दे दिया गया है कि 7 दिन में इनको खाली कराया जाए। तो अवैध कब्जों पर सीएमओ यशपाल का डंडा चलता नजर आया। बदायूं का ये मामला है। बदायूं के अंदर इनको ये हिदायत दे दी गई है कि ये आवास जल्द से जल्द खाली कर दिए जाए। फिलहाल काफी सालों से यहाँ पर ये परिवार रह रहे हैं और इसी वजह से ये कब्जा जमाए हुए हैं। आवासों पर रिटायरमेंट के बाद सालों से कब्जा जमाए हुए हैं ये तमाम लोग। और सीएमओ बदायूं ने 7 दिन के अंदर आवास खाली करने की यहाँ पर निर्देश इनको दे दिए हैं। सख्ती के साथ तहसीलदार को बोल दिया गया कि अगर ये खाली नहीं हुए तो फिर कार्रवाई की जाएगी। आगे हम डीएम सर को लेटर लिखेंगे और उसको फॉरवर्ड करा के और उससे कॉपी भी करेंगे एसएसपी सर को। उसके आगे की कार्रवाई सर ही करेंगे। डीएम सर के द्वारा जो भी किया जाएगा उनके द्वारा किया। इससे पहले नोटिस वगैरह कई बार नोटिस दे चुके हैं। हमारे पहले जो MOICs थे उन्होंने भी नोटिस दिया था और मैंने ट्रेजरी में भी लेटर दिया है और SDM सर को भी दिया है। सबको लेटर दिया है। तो आपको बता दें कि ये कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं परिवार और रिटायरमेंट होने के बावजूद भी ये मकान आवास खाली नहीं किए गए। ये सरकारी आवास खाली ना होने की वजह से लगातार कई परेशानियां भी देखनी पड़ी और यही वजह थी कि सीएमओ को खुद मैदान पर आना पड़ा और उन्हें खुद परिवारों के पास पहुंचकर उनको चेताना पड़ा। ये उसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सीएमओ ने तहसीलदार की टीम को सख्त हिदायत दे दी है कि अगर ये मकान खाली नहीं हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो विकासखंड विसौली परिसर का ये पूरा मामला है, जहां पर स्वास्थ्य विभागों के आवासों पर अवैध कब्जा जमाए हुए लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि 7 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दिए जाएं। खाली नहीं हुए आवास तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। सीएमओ ने अवैध कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। तो सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इन मकानों को खाली किया जाए, नहीं तो यहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई साल से यहां पर कब्जा जमाए बैठे हैं ये तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी इन आवासों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं बहराइच मेडिकल कॉलेज में बड़ा घोटाला हुआ उजागर। महाराजा सुहेलदेव स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में घोटाला हुआ। मामले में 5 मेडिकल कर्मियों समेत 35 फर्मों पर केस दर्ज हुआ। अपर परियोजना प्रबंधक की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। फर्जी लेटर को आधार बनाकर की गई करोड़ों रुपए की हेराफेरी और पत्र के आधार पर कोतवाली देहात में एफआईआर की गई दर्ज। मामले में एएसपी ने गंभीरता से जांच करने की बात कही है। तो बहराइच मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्जी लेटर को आधार बनाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। पत्र के आधार पर कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में एएसपी ने गंभीरता से जांच करने की बात की है। तो बहराइच मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, महाराजा सुहेलदेव स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में घोटाला हुआ। निर्माण का ठेका यहाँ पर एक नोएडा की कंपनी को मिला था। उस कंपनी ने शासन में शिकायत की कि उसके एक फर्जी लेटर दार बना करके यहाँ करोड़ों की जो है हेरा फेरी की गई है। उस पत्र के आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें भिन्न यूपी आरएनएन के कुछ अधिकारियों के नाम हैं। कुछ फर्मों के ऊपर भी इसमें आरोप लगे हुए हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और उसकी विवेचना की जाएगी। चूँकि प्रकरण एक अच्छे मूल्य से संबंधित है, उसकी गंभीरता से इसकी विवेचना की जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य आर्थिक जांच एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मामला है। करोड़ों की रुपए की हेराफेरी का मामला हो सकता है। कॉलेज गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया। मृतक के बेटे ने विजयनगर थाने में पुलिस के खिलाफ तहरीर दी है। विजयनगर पुलिस पर केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। मृतक के बेटे के मुताबिक पुलिस की मारपीट से शमशेर की मौत हुई है। आपको बता दें, ये पुलिस का कहना है कि यहां गले में शर्ट से ही फंदा लगाकर लटक गए थे, लेकिन परिजनों की तरफ से यह आरोप है कि मारपीट की गई और बुरी तरह से मार पीटने की वजह से मौत हुई है। तो पुलिस हिरासत में मौत का यह मामला है। गंभीर आरोप विजयनगर पुलिस पर लगे हैं। तो पुलिस से मारपीट हुई है, शमशेर की मौत हो गई। इसमें यह आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। मृतक के बेटे ने विजयनगर थाने में पुलिस के खिलाफ तहरीर दी है। तो मृतक के बेटे के मुताबिक पुलिस ने मारपीट शमशेर के साथ की थी और उसके बाद यही वजह रही होगी कि मौत हुई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है और उसमें यह बहुत हद तक साफ होगा कि मौत आखिर किस कारण से हुई है। लेकिन एसएसपी की तरफ से भी काफी सख्ती दिखाई गई इस मामले पर और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की और सच का पता लगाने की बात की गई है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर गाजियाबाद पुलिस के ऊपर लगे हैं। पुलिस हिरासत में मौत का यह मामला है। शमशेर की मौत हुई पुलिस हिरासत में। पुलिस का कहना है कि जिस बैरक में ये बंद था, वहां पर शर्ट से इसने फांसी का फंदा लगाया और उस पर यह लटका, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन शरीर पर चोट का निशान दिखाते हुए, कई चोटों के निशान दिखाते हुए परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि मारपीट शमशेर के साथ की गई थी। तो पत्नी से झगड़े की सूचना पर थाने लाया गया था शमशेर और उसके बाद यह जानकारी मिली कि शमशेर की बैरक में मौत हो गई है। दरअसल यह कहा गया कि शमशेर ने शर्ट से ही फांसी लगाई थी और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि जो शरीर पर चोट के निशान है वो आखिर क्यों हैं? यही वजह है कि तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनको पूछना बहुत जरूरी है और न्यूज़ वन इंडिया पूरी बेबाकी के साथ लाजमी तौर पर यह सवाल करेगा कि लॉकअप में मौत के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? अब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई है? सवाल यह भी है कि क्या लॉकअप में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जो कि नियमों के मुताबिक होना चाहिए और वर्किंग मोड में होना चाहिए? सवाल यह भी कि लॉकअप में बंदी ने कैसे लगा ली फांसी?
कहां थे आरक्षी और सुरक्षाकर्मी? एक बंदी लॉकअप के अंदर फांसी लगा लेता है, आरक्षी और सुरक्षाकर्मी कहां थे? आरोपी ने अकेले शर्ट से कैसे लगा ली फांसी, ये भी बात गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि पुलिस का दावा है कि शर्ट से फांसी का फंदा बनाकर उसने फांसी लगाई है, तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। सवालों के घेरे में है खाकी गाजियाबाद के अंदर, और अब सवाल जब उठे हैं तो जवाब की तलाश लगातार की जा रही है। और एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले पर जांच की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि शमशेर के शरीर पर कई चोट के ऐसे निशान हैं जो कि फांसी के फंदे से नहीं आते, और ना ही पहले कोई ऐसे तमाम चोट के निशान थे। ऐसे में सवाल उठाया गया है। तो शमशेर के परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस के मुताबिक शर्ट का फंदा बनाकर लगाई गई थी फांसी, और ऐसे में सवाल यह है कि फांसी का फंदा अगर शमशेर ने बनाया और लगाया तो इसमें कुछ समय लगा होगा। उस दौरान आरक्षी और सुरक्षाकर्मी कहां थे? क्या इस तरह की एक्टिविटी को करते हुए किसी ने नहीं देखा? और अगर नहीं देखा तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं देखा। बैरक के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी होता है, वर्किंग मोड में होना जरूरी होता है, तो क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था या नहीं था? और अगर था तो फिर हकीकत कहां है? हकीकत क्यों नहीं अभी तक सामने आई है? पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा, ये पुलिस की तरफ से अभी तक कहा गया। दरअसल ये मामला पत्नी से झगड़े का था। पत्नी से झगड़े के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और शमशेर को पीआरवी में बिठाकर चौकी ले आई, थाने ले आई। यहां पर थाने के अंदर उसको एक जिस तरह से पुलिस का कहना है कि मामले के अंदर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉकअप में बंद करने के बाद उसने फांसी का फंदा अपनी शर्ट से बनाया और फांसी के फंदे पर लटक गया। यह पुलिस का दावा है, लेकिन परिजनों का दावा यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस यहां से लेकर गई और उसके बाद जब शमशेर के शरीर पर उन्होंने देखा, जब बॉडी हैंडओवर की गई, तब उसके शरीर पर यानी कि शमशेर के शरीर पर कई चोट के निशान थे। तो अब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लॉकअप में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके बीच ये घटना सामने आई है। लॉकअप में बंदी ने कैसे लगा ली फांसी? कहां थे आरक्षी, कहां थे सुरक्षाकर्मी, ये भी बड़ा सवाल है। संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अभी तक सवाल तो कई उठ खड़े हुए हैं, लेकिन जवाब कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल रहा है। एसएसपी कलानिधि नैथानी भी बस जांच का हवाला देकर बात को टाल रहे हैं। कुछ सवाल आप लोगों ने भी किए होंगे, कुछ जवाब मिल पाया? और परिजनों से क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है पूरे ही के गौरव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया गौरव से, लेकिन आपको बता दें कि परिजनों का आरोप काफी गंभीर है पुलिस के ऊपर। खाकी के ऊपर सीधा आरोप यह है कि पुलिस ने बंदी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही हालांकि मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।